प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आज मैं डॉक्टर रमेश पुरी, सहायक आचार्य विषय हिंदी, आपका हिंदी साहित्य के इस सोशल मीडिया ऑनलाइन मंच में सभी बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले क्लास में हमने देखा कि आधुनिक काल की हिंदी कविता सोपान के पार्थेंदु युग के बारे में, आज जो कि जिसका कार्यकाल था 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्वितीय सोपान आता है द्विवेदी युग। ये द्विवेदी युग उस समय के महत्वपूर्ण रचनाकार साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य जगत में अतुलनीय व अप्रतिम योगदान को लेकर के उनके नाम से यह युग का नामकरण किया गया है, जो कि प्रथम 2 दशक अर्थात 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक विद्यमान रहा था। जैसा कि हमने भारतेंदु युग को जागरण काल का नाम दिया कि उसमें कुछ नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, जैसे कि सामाजिक चेतना, राष्ट्र प्रेम की भावना, लेकिन उसमें विकास हुआ, लेकिन उसको पूर्ण प्रतिष्ठित करने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1900-1920 के मध्य किया, जिसके कारण इसे जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात भारतेंदु युग में जो नवीन प्रवृत्तियां पनपी, उनमें सुधार करके पुनः काव्य जगत में प्रतिष्ठित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है, और उनके इस अतुलनीय योगदान को लेकर इस कालखंड का नाम द्विवेदी युग रखा गया। इस युग के सर्वा मार्गदर्शक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। इन्हीं के ही मार्गदर्शन में काव्य की भाषा व काव्य का शुद्धिकरण हुआ। इसके अलावा इस युग के महत्वपूर्ण रचनाकार मैथिली शरण गुप्त भी थे। द्विवेदी युग में 20वीं सदी के प्रथम 2 दशकों का युग है। इन 2 दशकों के कालखंड में हिंदी कविता को श्रृंगारिकता, जो कि हमने भारतेंदु युग में देखी, से पूर्णतः राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ा, जड़ता से प्रगति की ओर बढ़ाया, रूढ़ी से स्वच्छंदता के द्वार पर खड़ा किया। ये मूल अंतर उसमें था कि जहाँ भारतेंदु युग में श्रृंगारिकता थी तो उसे पूर्ण राष्ट्रीयता में लाए, जड़ता से उसको प्रगति की ओर लेके आए, रूढ़ी ऐसा जो रटी रटाई परंपराएं थी उनसे निकाल के पूर्ण स्वच्छंदता की ओर ला करके खड़ा किया। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया। ये सर्वथा उचित है, क्योंकि हिंदी के कवियों और लेखकों की एक पीढ़ी का निर्माण करने, हिंदी के कोश निर्माण की पहल करने, कोश मतलब हिंदी का शब्दकोश का निर्माण करना, हिंदी व्याकरण को स्थिर व विकसित करने तथा खड़ी बोली का परिष्कार करने और उसे पद्य की भाषा बनाने का श्रेय बहुत हद तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। कई बार हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है, इस युग को द्विवेदी युग क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि इस युग के सर्वा व मार्गदर्शक कवि व साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, जिन्होंने एक कवियों व लेखकों की एक नई पीढ़ी का निर्माण किया, हिंदी कोश का निर्माण किया, हिंदी व्याकरण को स्थिर किया, खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाते उसका परिष्कार किया। इस कारण से इसे द्विवेदी युग नाम दिया गया। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कई बार आपके परीक्षा में ये इसी प्रकार से आ सकते हैं। द्विवेदी युग में अधिकांश कवियों ने द्विवेदी जी के दिशा निर्देश के अनुशासन में काव्य रचना की, किंतु कुछ कवि ऐसे भी थे जो उनके अनुशासन में नहीं थे, अर्थात उनके मार्गदर्शन में ना चलते हुए अपने स्वतंत्र विषयक काव्य रचना की। इस तरह के इस युग के कवियों को 2 वर्गों में, एक द्विवेदी मंडल के कवि, एक द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, 2 वर्गों में बांटा गया है। द्विवेदी मंडल के कवियों की काव्य धारा को अनुशासन की धारा तथा द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों की धारा को स्वच्छंदता की धारा कहा जाता है। द्विवेदी मंडल के कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, सियाराम शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा जिनका उपनाम शंकर था, तथा स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी मंडल के बाहर अर्थात स्वच्छंद काव्य धारा के कवियों में श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे,
रामनरेश त्रिपाठी आदि प्रमुख हैं। इन कवियों की विशेषता है कि प्रकृति का परिवेक्षण, उसकी स्वच्छंद भंगिमाओं का चित्रण, देशभक्ति तथा कथा गीतों का प्रयोग, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्वीकृति आदि। स्वच्छंदतावादी काव्य की यही धारा आगे चलकर बाद में छायावाद के रूप में रूपांतरित हुई थी। अब हम चलते हैं छाया द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति या विशेषताएं। सर्वप्रथम विशेषता थी जागरण सुधार। जो जागरण भारतेंदु युग में आया था उसमें पूर्ण रूप से सुधार करने का काम द्विवेदी युग में हुआ। जहां राष्ट्र चेतना की भावना थी उसको घोर अतिवादी स्तर पर लाने का काम द्विवेदी युग में किया गया तथा सामाजिक चेतना जो केवल काव्य तक सीमित थी उसको कर्म क्षेत्र में परिणत करने का प्रयास द्विवेदी युग में किया गया। एक थी मानवतावादी भावना। द्विवेदी युग से पूर्व ईश्वर, राजा, सामंत, नायक नायिका ही काव्य का विषय और पात्र बने हुए थे, किंतु इस युग में कवियों ने गरीब, दीनहीन, सामान्य उपेक्षित व्यक्ति, कृषक, विधवा नारी तथा नारी की दुर्दशा इत्यादि को काव्य का विषय बनाते हुए उनके सुख दुखों को यथार्थ चित्रण किया। तो ये मानवतावादी भावना द्विवेदी युग में हमें देखने को मिलती है, अर्थात मानव के द्वारा मानव के दुखों के पर लिखा गया काव्य और उनके दुखों को दूर करने की जो प्रवृत्ति काव्य में मिलती हैं वही मानवतावाद कहलाती हैं। अर्थात द्विवेदी युग की प्रथम मुख्य काव्य प्रवृत्ति थी जागरण सुधार, जो कि भारतेंदु युग में जो नवीन प्रवृत्तियां विकसित हुई उनमें पूर्ण सुधार द्विवेदी युग में जाकर ही आया था। दूसरी प्रवृत्ति है स्वदेशिता, आदर्शपरकता एवं नीतिमत्ता, अर्थात आदर्श व नैतिकता। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं अपने मार्ग निर्देशन में बढ़ने वाले कवियों को नैतिकता व आदर्श का पाठ पढ़ाया तथा स्वदेशी काव्य रचना करने की ओर प्रवृत्त किया। भारतीय इतिहास पुराण से कथा वस्तु लेकर इस युग में प्रबंध काव्यों की रचना बहुतायत में हुई थी तथा नीति व आदर्श की स्थापना करने का प्रयास इसमें किया गया कि व्यक्ति के जीवन के लिए कौन से नीति, कौन से आदर्श होने चाहिए तथा व्यक्ति को उनकी पालना की ओर अग्रसर होना चाहिए। आधुनिकता, द्विवेदी युग में आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों को लेकर के काव्य किया गया था, जिसमें कि सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना, मानव के प्रति सोच को विकसित किया गया। साथ ही साथ समस्या पूर्ति की जो प्रवृत्ति रीतिकाल भारतेंदु युग से चली आ रही थी उसका भी विकास पूर्णतः द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त प्रकृति चित्रण भारतेंदु युग में प्रधानतः किया गया, आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में, दोनों तरीके से प्रकृति चित्रण किया गया था। तथा भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण विशेषता जिसका वर्णन हम करने जा रहे हैं विषय विस्तार, अर्थात इसे हम इतिवृत्तात्मक या विवरणात्मक या उपदेशात्मक भी कहते हैं। इससे पहले तक जो भी विषय वस्तु थी वो सीमित थी, लेकिन द्विवेदी युग में आने के बाद विषय की विविधता बढ़ती गई और छोटे से छोटे विषय पर भी काव्य रचना की जाने लगी। रीतिकाल एवं भारतेंदु युग की नायक नायिका भेद प्रवृत्ति को त्याग कर इस युग के कवि नवीन विषयों जैसे छोटे छोटे विषय थे परोपकार, ईर्ष्या, निद्रा, कृषक, सत्य, हिंदी की अपील, मेहंदी, विद्या, विद्यार्थी तथा छोटे छोटे विषय को कुरेद करके कविता करने लगे थे। इस विषय विस्तार के संबंध में यह भी बात कही जाती है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता कर्तव्य नामक अपनी रचना में लिखा कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य तथा बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। प्रकृति का आलम्बन, स्वच्छंद चित्रण मैथिली शरण गुप्त, हरिओद तथा रामनरेश त्रिपाठी इत्यादि ने अपनी कल्पना के प्रभाव से मंडित करते हुए उन्होंने किया था। ये विषय विस्तार ही कविता में इतिवृत्तात्मकता लेकर के आया, अर्थात
विस्तृत बड़े काव्य रचना, जिसे हम प्रबंध काव्य भी कहते हैं, जो विवरण प्रधान होते थे और उसमें उपदेशात्मकता भी सम्मिलित होती थी। काव्य रूप द्विवेदी युग में, जहाँ भारतीय युग में केवल मुक्तक काव्य लिखे गए, द्विवेदी युग में प्रबंध मतलब बड़े काव्य जिसमें जीवन के संपूर्ण पक्षों का चित्रण होता था, खंड काव्य जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता था, तथा मुक्तक काव्य, तीनों प्रकार के काव्य लिखे गए तथा गद्य और पद्य दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली को मान्यता दी गई, जो कि बोधगम्य अर्थात बहुत ही सरल सुबोध भाषा के रूप में काव्य रचना की गई थी। प्रारंभ में भारतीय युग तक तो कविता की भाषा तो ब्रज रही और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही, किंतु इस काल में आकर के पद्य और गद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हिंदी को स्वीकार किया गया और इसमें काव्य रचनाएं प्रारंभ कर दी गई थी। ये मुख्यतः द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं। इसका बड़ा क्वेश्चन भी हमारे पाठ्यक्रम में आता है कि द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो आपके सामने हमने इसको चर्चा ली, आइए आगे चलते हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता की एक संकल्पना विकसित की। उनकी राय में राष्ट्रीयता के 3 खतरे हैं: विदेशी शासन जो कि पराधीनता, एक तंत्रीय शासन जिसे कहते हैं तानाशाही शासन, और विदेशी आक्रमण। इन्हीं तीनों विषयों को लेकर त्रिपाठी ने काव्यत्रयी मतलब 3 रचनाएं की। उसका नाम है मिलन, पथिक व स्वप्न। मैथिली सेनगुप्त ने 2 नारी प्रधान काव्य लिखे, साकेत और यशोधरा, जिसमें उन्होंने काव्य जगत में उपेक्षित नारी पात्रों को लेकर के काव्य किया, जिसमें एक साकेत जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वीर्य का वर्णन किया गया है। यशोधरा में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा की वीर्य वेदना का वर्णन किया गया। भारतीय युग में जिस तरह अंबिका चरण व्यास समस्या पूर्ति की राह से कविता के क्षेत्र में आए, उसी तरह द्विवेदी युग में नाथूराम शर्मा अर्थात शंकर समस्या पूर्ति का कार्य बहुत ही विवरणात्मक और विवेचनात्मक रूप से कर रहे थे। पहली बार द्विवेदी युग में प्रकृति को काव्य के विषय के रूप में मान्यता मिली, अर्थात प्रकृति चित्रण किया गया। इसके पूर्व प्रकृति का या तो उद्दीपन के रूप में प्रयोग मिलता था या फिर अप्रस्तुत विधान का अंग बन करके। द्विवेदी युग में प्रकृति को आलम्बन अर्थात प्रस्तुत मतलब सामने उपस्थित के रूप में मान्यता मिली, अर्थात पेड़ों का वर्णन, झरनों का वर्णन, पहाड़ों का वर्णन, पशुओं का वर्णन यदि मुख्य रूप से किया गया। द्विवेदी युग की कविता कथात्मक अभिधात्मक होने का इतिवृत्तात्मक विवरणात्मक हो गई, अर्थात इसमें विषय का विस्तार था और बड़े बड़े प्रबंध काव्य लिखे गए, जिससे इतिवृत्तात्मकता का समावेश हुआ। प्रबंध काव्य में मुख्यतः प्रिय प्रवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने 1914 में लिखा और हमारे ये पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है, वैदेही वनवास, तथा साकेत व यशोधरा मैथिली सेनगुप्त ने लिखा। उर्मिला प्रबंध काव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा। खंड काव्य में रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वध व किसान मैथिली सेनगुप्त द्वारा रचित है। मिलन, पथिक व स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रबंध काव्यों का नाम लिखो या खंड काव्यों का नाम लिखो और उनके कवियों का नाम लिखो, तो आपके सामने इससे आपका प्रश्न का हल निश्चित रूप से किया जा सकता है। द्विवेदी युग के आरंभ में खड़ी बोली अनगढ़, शुष्क और अस्थिर स्वरूप थी, किंतु धीरे धीरे का स्वरूप निश्चित, सुगढ़ व मधुर बनता चला गया। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण विकास का श्रेय द्विवेदी युग को ही जाता है। मैथिली सेनगुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग 1919 में आई। इनकी ख्याति का मूल आधार भारत भारती रचना जो 1912 में प्रकाशित हुई। भारत भारती ने हिंदी भाषियों में जाति व देश के प्रति गर्व व गौरव की भावना जगाई, अर्थात राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र चेतना की भावनाओं को जगाया। तभी से इसे मैथिली सेनगुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुआ, अर्थात राष्ट्र कवि की जो उपाधि मिली वो उनकी रचना भारत भारती में उनकी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय अतीत के प्रति गर्व व गौरव की भावना जगाने के कारण ही मिली। ये राम भक्त कवि थे। रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण मैथिली सेनगुप्त रचित साकेत ही है। इसके बाद कुछ द्विवेदी युग के कवियों की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं।
जो कि आपके सामने है, आप इनका अवलोकन करें। इसके बाद हम चलते हैं द्विविद के प्रमुख रचना व रचनाकार। नाथूराम शर्मा शंकर, इन्होंने इनकी रचनाएं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व। श्रीधर पाठक, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, जॉर्ज वंदना, बाल विधवा। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्वयं लिखी गई रचनाएं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप। हरिओद की रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौबते, चोखे चौबते, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास। राय देवी प्रसाद पूर्ण, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग। रामचरित उपाध्याय की इसी तरह रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। मैथिली शरण गुप्त की मुख्य रचनाएं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, जनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया। रामदास त्रिपाठी की 3 रचनाएं थी जिसका जिक्र हमने पहले किया। इसी प्रकार अन्य सभी कवियों की ये रचनाएं हैं, आप इनको ध्यान से देखें और समझें। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादातर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामदास त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक की रचनाएं या इनके कवियों का नाम पूछ लिया जाता है। इसका क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 या 4 कवियों के और उनकी रचनाओं के नाम लिखो। तो आपका इस प्रकार से ये द्विवेदी युग का क्वेश्चन भी हल हो सकता है। और बड़ा क्वेश्चन द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को लेकर के आएगा, जो कि हमने पूर्व में अभी चर्चा आपके साथ विस्तार के साथ की है। तो मैं समझता हूँ आपने द्विवेदी युग को भलीभांति समझा होगा। आगे हम तीसरे सोपान छायावाद को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही। ये आपके अनुशीलन व अध्यापन के लिए यहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद।